नमस्कार। एक ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आप लोगों के बीच टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न लेके आए हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे साथियों मोस्ट 20 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन देखेंगे साथियों? तो वेरी जो मोस्ट क्वेश्चन होता है, जो वीडियो हमारा शाम को आपको प्रोवाइड किया जाता है साथियों। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट होगा साथियों 25 होगा। कौन सा होगा? 25वां होगा प्रैक्टिस टेस्ट। क्वेश्चन के होंगे 20 क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है। तो मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो वीडियो को आप कर देंगे प्यारा सा लाइक साथियों, और अधिक से अधिक मित्रों सगे संबंधियों के पास वीडियो को आप शेयर करेंगे। तो चलते हैं आज का जो स्क्रीन पर चित्र प्रश्न है साथियों। सबसे पहला वो है चित्रण के धरातल के कितने आयाम होते हैं। कारण जो चित्रण के धरातल है इसके कितने आयाम होते हैं। चित्रण के धरातल के कितने आयाम होते हैं पूछ रहा है। 2, 3, 4, 6। तो चित्रण के धरातल के कितने आयाम होते हैं साथियों? तो देखिए यहाँ पे कितने आयाम होते हैं। तो चित्रण के अगर देखा जाए तो कितने आयाम होते हैं, तो यहाँ पे 2 आयाम होते हैं। कितने आयाम होते हैं? तो 2। चित्रण के 2 आयाम होते हैं। अगला है ठोस में कितने आयाम होते हैं। कारक जो एक ठोस होता है उसमें कितने आयाम दिखते हैं। 1, 2, 3, 4। तो ठोस में कितने आयाम होते हैं साथियों? तो ठोस में देखा जाए तो 3 आयाम होते हैं। कितने? जो दिखाई देते हो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। उस बनते हैं तो 6 या अनेक भी आप कर सकते हैं, लेकिन जो दिखाई देता है एक इंसान को 3, एक तरफ से सीधा से देखने पर तो 3 ही आयाम दिखाई देते हैं ना। घन या ठोस कह सकते हैं ना। तो कितने आयाम? 3। आगे बढ़ते हैं। पुस्तकें डिब्बा 3 नंबर प्रश्न देखिए। पुस्तकें डिब्बा संदूक ड्राइंग बोर्ड आदि का रूप होता है। तो ये प्रश्न आपको देखने में साथियों तो इजी लग रहे होंगे, सिंपल भी लग रहे होंगे, लेकिन किसके लिए? जो बहुत ही बढ़िया तैयारी हो गई है, जिसकी जो अच्छी तैयारी कर ली है उसके लिए सिंपल लग रहा है। जो नए हैं उनके लिए ये प्रश्न एकदम अनजान है साथियों। तो ये प्रश्न साथियों जो है प्रीवियस ईयर के हैं साथियों। प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों को मैं आपके बीच ये सब करा रहा हूँ। तो देखिए पुस्तकें हो गए, डिब्बे हो गए, संदूक हो गया। पुस्तक, डिब्बे, संदूक, ड्राइंग बोर्ड आदि का रूप होता है। तो इनका रूप कैसा होता है? पुस्तक का, डिब्बे का, संदूक का। संदूक माने बॉक्स, बक्सा जिसे कहते हैं। बेलनाकार, घनाकार, वर्तुलाकार या सभी न। तो इनके रूप कैसे होते हैं साथियों? तो अच्छा क्वेश्चन है साथियों। तो इनके रूप कैसे होंगे? इनके जो रूप होंगे अगर देखा जाए तो कैसा होगा? 3 नंबर पर राइट आंसर क्या आ जाएगा? घनाकार होते हैं। डिब्बा हो गया, पुस्तक हो गया, संदूक है और ड्राइंग बॉक्स, ये कैसे होते हैं? ये घनेकार होते हैं। अगला है आपका एक पूर्ण चित्र में कितने ग्राउंड सतह हो सकते हैं। एक पूर्ण चित्र में पूछ रहा है कितने ग्राउंड सतह हो सकते हैं। 1, 3, 5 या अनगिनत। तो एक पूर्ण चित्र में पूछ रहा है कि एक पूर्ण चित्र में कितने ग्राउंड सतह हो सकते हैं। तो 4 नंबर देखिए तो कितने सतह बनेंगे साथियों? तो एक पूर्ण ग्राउंड में जो सतह बनते हैं साथियों कितने होते हैं? 3 सतह होता है। कितना सतह होता है? 3 होता है। एक पूर्ण चित्र में 3 ग्राउंड सतह हो सकते हैं, जो इस प्रकार हैं, जैसे अग्रभूम, मध्यभूम, उसके बाद पृष्ठभूम ना। क्या होता है? तो एक अग्रभूम हो जाएगा ना, जैसे ये अग्रभूम हो गया। जैसे यहाँ पे ये समझिए यहाँ पे चित्रकारी करना है तो ये अग्रभूम हो गया। बीच का भाग ये मध्यभूम हो जाएगा। फिर इसके जो नीचे भाग हो गए क्या आ जाएगा? पृष्ठभूम। तो ऐसे एक ग्राउंड में 3 सतह हम देखते हैं ना। तो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला है आपका मोनालिसा की पेंटिंग किस रंग के विभिन्न टोनों में की गई है। कारण जो मोनालिसा की पेंटिंग है ये किस रंग के टोन में की गई है, तो इसका रंग का टोन क्या है पूछ रहा है। 5 नंबर देखिए नीला है, काला है, हरा है या लाल है। तो मोनालिसा की पेंटिंग के किस रंग में टोन है साथ में, तो किस रंग से इनकी पेंटिंग की गई है। तो मोनालिसा की जो पेंटिंग की गई किस टोन में की गई साथ में 5 नंबर में, तो ये आपको दिखाई देगा लाल रंग से इसका टोन बनाया गया है। लाल रंग के टोन में इसकी चित्रकारी मोनालिसा की गई है न। मोनालिसा के जो रंग है ये न घटकों के वितरण का अध्ययन करने से ही पता चलता है न। मोनालिसा की जो पेंटिंग है बहुत ही रोचक पेंटिंग है साथियों। लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाया गया है यह पेंटिंग। यह नारी जाति के रहस्यमय पहले भी इस पेंटिंग को कहा जाता है साथियों। तो इसमें अगर इसके पेंटिंग में देखा जाए तो भूत दृश्य का भी चित्र दिखाई देता है। अगला है समांतर रेखा क्या क्या अर्थ है। कारक समांतर रेखा का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है जो समांतर रेखा, तो इसका क्या अर्थ है समांतर रेखा का? समांतर रेखा का क्या अर्थ है साथियों? तो 6 नंबर देखिए
न, जो आपस में नहीं मिलती हैं, जो आगे मिल जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो समांतर रेखा क्या होती है साथियों? न, समांतर रेखा जो होती है एक दूसरे के समांतर चलती है या आपस में नहीं मिलती। जैसे एक रेखा चल रही है तो एक रेखा इस तरह से चला तो ये आपस में कहीं मिलेगी नहीं, आगे बढ़ते रहेगी लेकिन कहीं भी मिलेगी नहीं। तो राइट आंसर जो आपस में नहीं मिलती है उसी को क्या कहते हैं? समांतर रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक आकृति के किनारों को क्या कहा जाता है? कारक जो एक आकृति है उसके किनारे को क्या कहा जाएगा? जो आकृति का किनारा उसको क्या कहा जाएगा? बाह्य रेखा, वृत्त, घन या वक्र? तो 7 नंबर देखिए, तो एक आकृति के किनारे को क्या कहा जाएगा साथियों? ना, तो इसमें से क्या कहा जाएगा साथियों एक आकृति के किनारे को? तो उसे बाह्य रेखा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? बाह्य रेखा कहा जाएगा, जिसे आउटलाइन भी कह सकते हैं आप। अगला है, वह रेखा जो एक दूसरे के अनुकरण करती है। न, कारक वह रेखा जो एक दूसरे का अनुकरण करती है उन्हें क्या कहते हैं? आवृत्त रेखाएं, संधि रेखाएं, ए और बी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 8 नंबर पे देखिए, तो 8 नंबर पे यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा साथियों? तो यहाँ पे क्या बनेगा? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर बनेगा वो आवृत्त रेखा होती है। वह रेखा जो एक दूसरे का अनुकरण करती है तो उसे क्या कहते हैं? आवृत्त रेखा कहते हैं। तो अगला है, अलंकारिक आलेखन किन रेखाओं से बनाए जाते हैं? जो अलंकारिक आलेखन होता है साथियों तो इन्हें किन रेखाओं से बनाया जाता है? अलंकारिक आलेखन किन रेखाओं से बनाया जाता है? तो 9 नंबर देखिए, तो 9 का आपका जो राइट आंसर है यहाँ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पे 9 नंबर का? तो हो जाएगा लयात्मक रेखा से ही अलंकारिक आलेखन बनाए जाते हैं। अगला है, समान अथवा 10 नंबर पे देखते हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन है, समान अथवा सामंजस्यपूर्ण, क्या कर रहा है? समान अथवा सामंजस्यपूर्ण अवयवों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को क्या कहेंगे? एकता, लय, प्रभाविता या संतुलन? समान अथवा सामंजस्यपूर्ण ने अवयवों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे साथ यहाँ पे? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो लय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लय। समान अथवा सामंजस्यपूर्ण अवयवों की जो पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता है उसे लय कहा जाता है। लय जो है साथियों समस्त कलाओं की आत्मा होती है। जो लय होती है इसे क्या कहा जाता है? समस्त कलाओं की आत्मा कहा जाता है। और गति का आधार है। और क्या होती है? लय जो होती है समस्त कलाओं की आत्मा होती है और गति का आधार भी होती है। अगला, संबद्धता का सिद्धांत संबंधित है। जो संबद्धता का सिद्धांत है किससे संबंध है इसका? संबद्धता के सिद्धांत का संबंध किससे है? प्रवाह से, प्रभाविता से, प्रमाण से या संतुलन से? तो 11 नंबर देखिए, तो किससे हो जाएगा संबद्धता का सिद्धांत संबंधित? तो इसका जो संबंध साथी है प्रमाण से है। किससे है? प्रमाण से है। संबद्धता का जो सिद्धांत है इसका जो संबंध है प्रमाण से है। अगला प्रश्न है, तत्क्षण कला है। 12 नंबर देखते हैं, कह रहा है कि तत्क्षण कला कहते हैं मूर्ति कला को, वास्तुकला को, चित्रकला को, या इनमें से कोई नहीं। तो तत्क्षण कला किसे कहते हैं साथियों? तत्क्षण कला किसे कहते हैं? तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपको बनेगा मूर्ति कला ना, चारों में है, मूर्ति कला है, वास्तुकला है, चित्रकला है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो मूर्ति कला है वही तत्क्षण कला कहलाती है। मूर्ति कला को ही तत्क्षण कला कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से चक्राकार रेखाएं, कह रहा है जो चक्राकार रेखाएं हैं कौन सा प्रभाव छोड़ती है? शांति का, स्थिरता का, विश्राम का या गति का? तो 13 नंबर देखते हैं, जो चक्राकार रेखाएं होती है साथ ही चक्राकार रेखाएं तो कैसा प्रभाव उत्पन्न करती हैं या कैसे प्रभाव छोड़ती हैं? तो चक्राकार का मतलब जिसे वर्तुलाकार ऐसे ऐसे बोलते हैं चक्र की तरह ऐसे, तो ये कैसा प्रभाव छोड़ती है? तो ये कैसा प्रभाव छोड़ती है? तो गति का प्रभाव छोड़ती है। कैसा? गति का प्रभाव ना। ये जो चक्राकार रेखाएं थे साथ ही ये रेखा इनसे क्या क्या पता चलता है? जैसे शक्ति पता चलता है। क्या पता चलता है? शक्ति ना। इस रेखा से शक्ति का पता चलता है ना, उत्तेजना, और किसका पता चलता है? उत्तेजना का पता चलता है, निरंतरता का पता चलता है तथा पूर्णता का भी पता चलता है, प्रवाह का भी पता चलता है ना। सीधी खड़ी रेखाएं
उच्च महत्वाकांक्षा जो सीधी खड़ी रेखा होती है, साथ ही इस तरह से जो सीधी खड़ी रेखा होती है, इससे क्या प्रभाव पड़ता है? महत्वाकांक्षा होता है, दृढ़ता का प्रतीक है, गौरव का प्रतीक है, शक्ति का और स्थिरता का ये प्रतीक होती है न। सीधी क्षैतिज रेखा जो होती है, सीधी हो और क्षैतिज रेखा हो न, ये किसका प्रतीक होती है साथियों? तो इस तरह से सीधी और क्षैतिज रेखा इस तरह से बनेगा, ऐसे सीधी रेखा न। तो इस तरह से जिसे ये किसका प्रतीक होता है? तो ये शांति का प्रतीक होता है न, मानसिक शांति जिसे कहते हैं, विश्राम का प्रतीक होता है न, निष्क्रियता का प्रतीक होता है, संतुलन तथा स्थिरता और मौन का प्रतीक होता है। इस तरह से जो सीधी खड़ी रेखा नीचे गिरी हो ऐसे। कर्णवत रेखा क्या था? कर्णवत रेखा जो होती है तिरछी रेखाएं दौड़ने की स्थिति बताती है, कर्ण जो कर्ण बनाती है, इस तरह से जो कर्ण बनाए रेखा न, तो क्या करती है? दौड़ने की स्थिति बताती है, नृत्य बताती है, खेल कूद न, ये सब स्थिति को बताती है। कोड़ी जो रेखा होती है, कोड़ी जो रेखा होती है साथियों, अगला क्वेश्चन उसी से है, देखते हैं। तो अगला देखिए यहाँ पे न, निम्नलिखित में चक्राकार रेखा कौन सा होती है? यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या बनेगा? तो गति हो जाएगा, राइट आंसर गति। अगला देखते हैं, कोड़ी रेखा किस भाव को प्रकट करती है? जो कोड़ी रेखा है यह कैसा भाव प्रकट करती है? शांति का, आकांक्षा का, व्याकुलता का या शक्ति का? तो 14 नंबर में देखिए, जो कोड़ी रेखा है साथियों, कोड़ी रेखा किस का भाव प्रकट करती है? तो कोड़ी रेखा जो भाव प्रकट करती है ये व्याकुलता का भाव प्रकट करती है। किसका भाव? व्याकुलता का। तो कोड़ी रेखा में देखिए और क्या क्या आ जाएगा? व्याकुलता आ जाएगा, संघर्ष आ जाएगा, क्या आएगा साथियों? संघर्ष आ जाएगा न, क्षणिकता आ जाएगा, क्षणिकता, उसके बाद आएगा अस्पष्टता, अस्पष्टता है, आगे आ है, अस्पष्टता आएगा, असुरक्षा भी आता है न, असुरक्षा न। एक पुंजी रेखा जो होती है साथियों, तो शोभा का, शोभा तथा प्रसार, स्वच्छंदता, अभिलाषा को प्रकट करते हैं। एक पुंजी का मतलब होता है जैसे एक यहाँ पे ऐसे देखिए बिंदु है, तो यहाँ से जो ऐसे ऐसे रेखा निकले न, इसे एक पुंजी रेखा कहते हैं। तो ये किसका प्रतीक है? शोभा का, प्रसार का, स्वच्छंदता का तथा अभिलाषा का। अगला है आपका, तो यहाँ पे व्याकुलता हो जाए। अगला है, चित्र में कर्णवत रेखाएं किस मनोभाव को व्यक्त करती है? न, चित्र में जो कर्णवत रेखाएं हैं कैसे मनोभाव को व्यक्त करती है? चित्र की बात कर रहा है न, चित्र में कर्णवत रेखाएं कैसा मनोभाव व्यक्त करती हैं? उदासी का, व्याकुलता का, उलझन का या अनिश्चितता का? तो चित्र में जो कर्णवत रेखाएं कैसा भाव प्रकट करते हैं साथियों? तो ये व्याकुलता का भाव प्रकट करते हैं कर्णवत रेखाएं जो होते हैं न, 15 नंबर में, तो व्याकुलता का भाव प्रकट करते हैं। अगला है, यूरोपीय चित्रकला के अधीन किस कला में आप हायरोग्लिफ अथवा चित्रलिपि का अध्ययन करते हैं? यूरोपीय चित्रकला में के अधीन जो कला है उसमें हायरोग्लिफ न, हायरोग्लिफ अथवा चित्रलिपि का अध्ययन करते हैं। यूनान, इटली, हालैंड या मिस्र न। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा साथियों? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर बनेगा 16 नंबर। तो 16 नंबर का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा? मिस्र। यूरोपीय चित्र का जो अधीन हायरोग्लिफ से है तो ये मिस्र से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? मिस्र से न। यहाँ जो चित्रलिपि है साथियों तो कैसे मिले? चित्ताक्षर शैली हायरोग्लिफ कहा जाता है यहाँ की लिपियों को। अगले हैं, सामान्य अखबार में एक कॉलम की चौड़ाई क्या है? सामान्य अखबार में कहा है कि एक कॉलम की चौड़ाई पूछ रहा है कि क्या है? एक कॉलम की चौड़ाई पूछ रहा है सामान्य अखबार में। 1.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर, 5.6 सेंटीमीटर न। तो कितना जाएगा? 17 नंबर। देखिए तो 17 का जो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा 1 में, तो राइट आंसर हो गया 4.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला है, आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग किया गया है। का जो आलेखन कला है इसका बहुलता से अधिक मात्रा में प्रयोग किया गया है। पाल शैली में, चोल शैली में, अवरण शैली में या गुप्त शैली में? तो 18 नंबर देखिए, तो 18 नंबर के यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा? आलेखन कला में बहुलता से प्रयोग किया गया है। तो कौन सा शैली का, किस शैली में प्रयोग किया गया आलेखन का ज़्यादा से ज़्यादा? तो गुप्त शैली में। किस शैली में? गुप्त शैली में आलेखन का सबसे ज़्यादा प्रयोग देखने को मिलता है साथियों न। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग था। गुप्त काल क्या था? तो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी माना जाता है। गुप्त शैली में आलेखन कला का बहुत से ज़्यादा प्रयोग देखने को मिलता है
जिसमें अजंता व बाघ का चित्रकारी भी इसका एक उदाहरण माना गया, इसमें अत्यधिक प्रयोग किया गया है। आलेखन कला का अगला है, इनमें से प्योड़ी होता है। पूछ रहा है कि इनमें से प्योड़ी क्या है? पीला रंग है, नारंगी रंग है, खड़िया सफ़ेद रंग है या काला रंग है। तो इनमें से प्योड़ी क्या है? तो 19 नंबर देखिए, तो प्योड़ी इसमें से क्या आ जाएगा साथियों? प्योड़ी। तो प्योड़ी जो है इनमें से साथियों क्या आता है? पीला रंग। पीले रंग को ही प्योड़ कहा जाता है। जो पीले रंग की बुकनी होती है, पीले रंग की एक बुकनी चूर्ण टाइप होती है, तो उसी को कहा जाता है। अगला है, और आज का आखिरी लास्ट क्वेश्चन है, नीला रंग आयातित होता है। सब साथियों प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, प्रश्नों से, प्रश्न पत्र से सब पूछे गए हैं साथियों, जो मोस्ट हैं उन्हीं को लेकर आपके बीच आया हूँ। तो नीला रंग पूछ रहा है आयातित है कहाँ से? ईरान से, इराक से, अफगानिस्तान से या इटली से। तो नीला रंग कहाँ से आयातित होता है? तो कहाँ से आयातित होता है साथियों नीला रंग? तो नीला रंग जो है अफगानिस्तान से न नीला रंग आयातित होता है, जिससे लाजवर्द के चूर्ण से न नीला रंग जो है लाजवर्द के चूर्ण से फारस तथा अफगानिस्तान की बदख्श नामक पहाड़ी से की खानों से निकाला जाता था। फारस तथा अफगानिस्तान की जो बदख्श की जो है पहाड़ों की खानों से इसको काट कर निकाला जाता था, खुदाई करके, जो अक्सस नदी के किनारे स्थित थी। किसके नदी किनारे? अक्सस नदी के किनारे स्थित थी। 6वीं शताब्दी के बने हुए अजंता की दूसरी गुफा के चित्रों में इसी रंग का प्रयोग देखने को मिलता है साथियों। तो ये रहे साथियों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन। उम्मीद है कि सारे प्रश्न आप लोग को अच्छे लगे होंगे साथियों, यहाँ से कुछ आप लोगों को सीखने को मिला होगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो को आप लाइक भी करेंगे साथियों, और जो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसे नोट डाउन भी करेंगे। तो दीजिए इजाज़त, जब तक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे साथियों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।